हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ईटेक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंजन की मेजर और हालिंग के बारे में और लाइव देखेंगे ग्रीव्समैक TBD V12 इंजन की मेजर और हालिंग कैसे होती है। साथ ही जानेंगे ग्रीव्समैक 12 सिलेंडर इंजन में कौन कौन से स्पेयर पार्ट नए रिप्लेसमेंट करने होते हैं मेजर और हालिंग के अंतर्गत, और कौन कौन से स्पेयर पार्ट जो हैं वो रिपेयर करके लगाने होते हैं, और एक नज़र डालेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर। तो दोस्तों 12 सिलेंडर इंजन की मेजर और हालिंग का कंप्लीट वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैंककेस की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है क्रोसिन और एमरी पेपर की मदद से। अब इसकी ऑयल गैलरी चेक हो रही है। वाटर से ऑयल गैलरी चेक होने के बाद एक बार इसमें डीजल मार दिया जाएगा, उसके बाद ब्लोअर से ड्राई कर दिया जाएगा। उसके बाद हम इसकी असेंबली करेंगे, क्योंकि इंजन की असेंबली में क्लीनिंग का बड़ा महत्व होता है। जितना ही ज़्यादा इंजन क्लीन होगा उतनी ही अच्छी लाइफ मिलेगी। वैसे मैन्युफैक्चरिंग के रिकमेंडेशन के अनुसार जो इस इंजन की ओवरहालिंग की जाती है, यानी टॉप ओवरहालिंग की जाती है, वो की जाती है लगभग 10,000 घंटे चलने के बाद। साथ ही देखा जाता है इसमें लॉस ऑफ पावर, हैवी स्मोक, हाई वाटर टेम्परेचर, हाई फ्यूल एंड ऑयल कंजम्पशन, इसके साथ ही अनयूजुअल नॉइज़ एंड वाइब्रेशन अगर होता है तो इसकी टॉप ओवरहालिंग कर दी जाती है। और इन समस्याओं के साथ अगर इंजन का ऑयल प्रेशर लो होता है तो इसकी मेजर ओवरहालिंग की जाती है। एज स्टैंडर्ड पहला जो 10,000 घंटे होता है उसमें टॉप ओवरहालिंग की जाती है, और उसके बाद फिर 10,000 घंटे चलने के बाद मेजर ओवरहालिंग की जाती है। जैसा कि ये इंजन 12 सिलेंडर का है और V शेप में है, तो इसमें जो मेन बेरिंग कैप लगते हैं वो लगते हैं 7, और इसमें नंबरिंग पड़ी रहती है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें जो नंबर स्टार्ट होता है, एक नंबर स्टार्ट होता है फ्लाईव्हील साइड से और एंड होता है गेयर एंड कवर साइड में। एज स्टैंडर्ड मेजर ओवरहालिंग में सबसे पहले जो हम असेंबली करते हैं वो करते हैं केम शाफ्ट की, और उसके बाद क्रैंक शाफ्ट की, और उसके बाद लाइनर डालते हैं, उसके बाद पिस्टन फिटमेंट करते हैं। लेकिन ब्लॉक की पोजीशन के हिसाब से हम सबसे पहले इसमें लाइनर इंसर्ट करेंगे, और लाइनर हमारे रेडी हो गए हैं प्रॉपर। ब्लॉक में लाइनर इंसर्ट करने से पहले हम जो है एक नेकेट लाइनर लेते हैं, और उसकी मदद से हम ब्लॉक की क्लीनिंग प्रॉपर हुई है नहीं हुई है उसको इंसर्ट करके उसको मूव करा करके देख लेते हैं। अगर हमारा लाइनर बिल्कुल स्मूथली मूव कर रहा है, इसका मतलब हमारे ब्लॉक की क्लीनिंग प्रॉपर हो चुकी है। ग्रीव्स के D2 सीरीज़ के इंजन में जो लाइनर लगते हैं उसके लाइनर के ऊपर ही इसकी ओरिंग का ग्रुप दिया रहता है, यानी लाइनर की ओरिंग का ग्रुप दिया रहता है। इसमें 2 ओरिंग्स लगती हैं तथा टॉप साइड में कोई ओरिंग नहीं लगती है, उसको हम सील करते हैं। लॉकटाइट का प्रोडक्ट आता है 620 या 596। बॉटम यानी सम्प में वाटर की लीकेज ना हो उसको प्रिवेंट करती हैं इसमें लगी हुई 2 ओरिंग्स, तथा लाइनर का ऊपरी हिस्सा यानी टॉप साइड में वाटर की लीकेज को प्रिवेंट करता है लॉकटाइट का 596 सीलेंट। ऐसे ही 1 बाई 1 सारे बी बैंक के 6 लाइनर फिट हो जाएंगे, और बी बैंक के सारे लाइनर डालने के बाद हम इंसर्ट करेंगे क्रैंकशाफ्ट, और क्रैंकशाफ्ट हमारी क्लीन होकर के रेडी है। और इस इंजन में जो मेन बेरिंग लगती हैं वो ट्राई मेटल स्टील बैग्ड सेल टाइप बेरिंग्स लगती हैं। स्टैंडर्ड बेरिंग की जो थिकनेस होती है 4.02 mm के आसपास में रहती है, और मेन बेरिंग का जो इंटरनल डायमीटर रहता है वो रहता है 99.942 से 99.964 mm के मध्य में। मेन बेरिंग हाउसिंग में लगाने से पहले हाउसिंग को प्रॉपर ड्राई कर लेते हैं, तथा मेन बेरिंग का जो बैक वाला हिस्सा है उसको प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद ही बेरिंग को हम हाउसिंग में फिट करते हैं। बेरिंग को हाउसिंग में फिट करते समय इसका जो कट वाला मार्क रहता है जहाँ पे लॉकिंग रहता है वो रहता है हमारा बी बैंक की तरफ में। वैसे ही बेरिंग के कैप में डॉवेल लगी रहती हैं, इसको हम उल्टा फिट नहीं कर सकते हैं। सारी हाफ बेरिंग लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, उसके बाद में क्रैंकशाफ्ट इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारी क्रैंकशाफ्ट जो है क्रैंककेस में पहुंच चुकी है। अब इसके मेन बेरिंग के कैप लगाए जाएंगे, और जो 1 नंबर का मेन बेरिंग कैप रहता है उसमें हमारे थ्रस्ट वाशर लगते हैं। थ्रस्ट वाशर की मदद से हम इसका एक्सेल फ्लोट मेंटेन करते हैं, यानी जो हमारी क्रैंकशाफ्ट का इंड फ्लोट है उसको हम थ्रस्ट वाशर की मदद से मेंटेन करते हैं। और जो इसका इंड फ्लोट रहता है वो रहता है 0.12 से 0.26 mm के मध्य में। थ्रस्ट वाशर का जो कट वाला पोर्शन रहता है जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ रहता है। इसको फिट करते समय ऑयल में लुब्रिकेट करके ही इसको इंसर्ट करते हैं। थ्रस्ट वाशर 2 पेयर में होता है। जो नीचे वाला हिस्सा रहता है ब्रोंज का बना होता है, और जो टॉप में जो इसके कैप में लगेगा वो स्टील का बना हुआ होता है। स्टील वाले थ्रस्ट वाशर की थिकनेस कम रहती है कंपेयर टू ब्रॉन्ज वाले थ्रस्ट वाशर से।
अब इसका मेन बेरिंग कैप लगा दिया जाएगा, उसके बाद में इसकी टॉर्किंग की जाएगी। मेन बेरिंग के जो बोल्ट हम टाइट करते हैं तो सेंटर वाले कैप से स्टार्ट करते हैं और बाहर को टाइट करते हुए चले जाते हैं। पहले हम हैंड टाइट कर लेते हैं। हैंड टाइट करने के बाद में हम इसमें लगभग 20 kg टार्क मार देते हैं और 20 kg टार्क कंप्लीट होने के बाद में हम 28 यानी 28 kg टार्क फाइनल टार्क मार देंगे। फुल टार्किंग के बाद क्रैंकशाफ्ट को हम घुमा करके देखेंगे। एक बार घुमाने के बाद में लगभग 2 से 3 चक्कर घूम जानी चाहिए। अगर 2 से 3 चक्कर घूम रही है एक बार घुमाने पे, इसका मतलब हमारी क्रैंकशाफ्ट स्मूथ घूम रही है, कोई इसमें समस्या नहीं है। यदि किसी कारणवश हमारी क्रैंकशाफ्ट एक बार घुमाने पे 2 चक्कर से कम राउंड लगा पा रही है, यानी 2 चक्कर पूरे नहीं घूम पा रही, इसका मतलब बेरिंग्स में कोई समस्या है, जो कि इसके बेरिंग कैप को खोल करके पता किया जा सकता है। अगर क्रैंकशाफ्ट 3 राउंड से ज़्यादा घूमती है, इसका मतलब लूज फिटिंग है, जो कि आगे चल करके लो ऑयल प्रेशर की समस्या पैदा करेगा। और अभी हम इसका एक्सेल फ्लोट चेक कर रहे हैं, जो कि मिल रहा है 0.15 mm। एक्सेल फ्लोट की जो लिमिट होती है वो होती है 0.12 से 0.26 के बीच में। क्रैंकशाफ्ट का जो रन आउट मिल रहा है वो मिल रहा है 0.02 mm, जिसकी लिमिट होती है 0.05 mm यानी 2 थाउ या 50 माइक्रॉन्स। मेन जनरल और मेन बेरिंग के बीच में जो ऑयल क्लियरेंस रहता है लुब्रिकेशन के लिए, वो रहता है लगभग 2 थाउ यानी 50 माइक्रॉन्स 0.05 mm। और इसकी क्रैंकशाफ्ट में जो बैलेंस बेड लगे हैं इनका टार्क रहता है 26 kg। तो दोस्तों यहीं पे क्रैंकशाफ्ट असेंबली का कार्य समाप्त होता है। अब चलते हैं इसके पिस्टन इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने 6 पिस्टन की सब असेंबली तैयार कर ली है। अब 1 बाय 1 पिस्टन इंसर्ट करते हैं। पिस्टन लाइनर में इंसर्ट करते समय हमको ध्यान रखना होता है, जो पिस्टन के ऊपर में एक एरो मार्क बना रहता है वो पंप साइड में रहेगा, तथा इसकी जो रिंग्स हैं इसमें 4 रिंग लगती हैं। टॉप की 3 जो है कंप्रेशन रिंग होती है, तथा बॉटम वाला जो है हमारा स्प्रिंग लोडेड ऑयल रिंग रहता है। और इन रिंग्स के जो कट हैं वो आमने सामने नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने ऑयल रिंग का इस साइड में रख लिया है। तथा ऑयल रिंग के ऊपर वाली रिंग को इसके अपोजिट में यानी 180 डिग्री अपोजिट में रखेंगे, तथा ऊपर की जो 2 कंप्रेसर रिंग है उनके भी कट एक दूसरे के अपोजिट में रखेंगे। यानी चारों रिंग के जो कट हैं उनके बीच में 90 डिग्री का अंतराल होना चाहिए और कोई भी रिंग का कट जो है गजन पिन के सामने नहीं होना चाहिए। और रिंग कंप्रेसर को टाइट करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमारी रिंग्स जो हैं सारी अपने पिस्टन के ग्रुप में पूर्णतः बैठी हुई हैं। धीरे धीरे एलंकी की मदद से हम रिंग कंप्रेसर को फुल्ली टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में टॉप में जो रिंग कंप्रेसर है उसको पूरा प्रेस करके बराबर कर लेंगे। अब नीचे गजन पिन में फंसा हुआ स्क्रू ड्राइवर निकाल देंगे और ऊपर से टॉप से हम किसी लकड़ी की मदद से इसको प्रेस करेंगे और पिस्टन हमारा पूरा सिलेंडर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। पिस्टन को सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करते समय इसके अपोजिट साइड में जहाँ पे हमारा कनेक्टिंग रॉड जा रहा है क्रैंकशाफ्ट के पास में, उसकी लोकेशन भी देखते रहेंगे। इसके बाद पिस्टन को हम अंदर इंसर्ट कर देंगे और कनेक्टिंग रॉड का जो बेरिंग है वो जा कर के सीधा क्रैंक पिन पे बैठ जाएगा। इसके बाद क्रैंक पिन पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग लॉक और कैप के बेरिंग लॉक को मिलाते हुए कैप को हम कनेक्टिंग रॉड के ऊपर में टाइट कर देंगे। कैप को पहले हैंड टाइट कर लेंगे। हैंड टाइट करने के बाद में इसमें हम टार्क लगा देंगे 25 kg। टार्किंग करते समय टार्क रिंच पे लगे हुए एरो मार्क को हम ध्यान में रखते हुए टार्क लगाएंगे। टार्किंग करने के बाद कनेक्टिंग रॉड का हम प्ले चेक कर लेंगे, जो कि प्रॉपर मिलना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हमारे 6 नंबर पिस्टन फिट हो गए हैं, यानी बी बैंक के पिस्टन सारे फिट हो गए हैं। हमारे पास केम शाफ्ट उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि इसमें लगी हुई जो इंजन में पहले से केम शाफ्ट लगी थी वो बैंड हो गई थी। अभी हमारी नई केम शाफ्ट आ गई है, तो सबसे पहले हम केम शाफ्ट डालेंगे, फिर रिमेनिंग जो बचे हुए पिस्टन है 6 ए बैंक के, उनको इंसर्ट करेंगे। सामने जो आप केम शाफ्ट देख रहे हैं इसमें से एक नई है और एक पुरानी है। दोनों ही केम शाफ्ट जो है इमिशन V12 इंजन की हैं। इमिशन इंजन और नॉन इमिशन इंजन में कुछ पार्ट्स चेंज रहते हैं, जैसे कि पिस्टन, केम शाफ्ट, नोजल, FIP टाइमिंग चेंज रहती है, इंजेक्टर्स पाइप चेंज रहते हैं। ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं जो इमिशन और नॉन इमिशन में अलग अलग रहते हैं। अभी सामने जो आप केम शाफ्ट देख रहे हैं इसमें से एक है हमारी नॉन इमिशन और एक है इमिशन। सामने जो आप केम शाफ्ट देख रहे हैं इसमें येलो पेंट वाली है नॉन इमिशन इंजन की, तथा ये दूसरी जो बची हुई है वो इमिशन इंजन की है। दोनों ही केम शाफ्ट के जो लोब हैं वो अलग अलग एंगल में बने हुए हैं। ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो इमिशन वाली केम शाफ्ट रहेगी उसके ऊपर लिखा रहता है EM 1045 और नॉन इमिशन में केवल 1045 लिखा रहेगा। यानी बेसिकली इमिशन वाली में EM लिखा रहेगा।
जैसा कि दोस्तों बी बैंक के 6 पिस्टन पड़ चुके हैं, ए बैंक के डलने बाकी हैं। अब चलते हैं केम शाफ्ट को डाल देते हैं। केम शाफ्ट लगाने से पहले केम टैपेट को चेक कर लेते हैं। टैपेट के सेंटर से साइड में ऑयल होल बना रहता है, अतः सेंटर में ऑयल फिल कर देंगे। अगर ऑयल ड्रेन हो जाता है इसका मतलब इसका होल ओपन है, क्योंकि इसी होल से मेन ऑयल गैलरी से ऑयल जो है पुशराड के थ्रू रॉकर लीवर तक पहुंचता है। ऑयल डालने के बाद कंफर्म हो गया है सारे टैपेट के ऑयल होल ओपन है। अब 1 बाय 1 सारे टैपेट इंसर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अभी 24 के 24 टैपेट जो हैं अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। अब चलते हैं केम शाफ्ट इंसर्ट करते हैं। अभी हमने केम शाफ्ट और केम शाफ्ट के बुशेस पे हमने ऑयल अप्लाई कर दिया है। अब केम शाफ्ट को इंसर्ट किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों मेन ऑयल गैलरी से ऑयल पहुंचता है क्रैंक शाफ्ट तक, और क्रैंक शाफ्ट से ही क्रॉस होल रहता है केम शाफ्ट के लिए। तो क्रैंक शाफ्ट से केम शाफ्ट के बुशेस में ऑयल आता है, लेकिन इसके जो फ्रंट और रियर का बुश है वो खास रहता है। इसके रियर वाले बुश से जो ऑयल जाता है A1, A2, A3, B1, B2, B3 रॉकर लीवर को। इसके अलावा फ्रंट वाले बुश से जो ऑयल जाता है A4, A5, A6, B4, B5, B6 रॉकर लीवर को। तो दोस्तों हमारी केम शाफ्ट फिट हो चुकी है। अब इसको सेगमेंट प्लेट की मदद से लॉक कर दिया जाएगा और इसका एक्सेल फ्लोट देख लेंगे। इसका जो एक्सेल फ्लोट होता है यानी जो इसका इंड फ्लोट होता है वो होता है 0.1 से 0.29 के मध्य में, और इस सेगमेंट प्लेट की जो मोटाई रहती है वो 7.8 mm से 7.9 mm के बीच में रहती है। जैसा कि दोस्तों एक बैंक के सारे पिस्टन ऑलरेडी फिट हो चुके हैं, दूसरे बैंक के पिस्टन भी ऐसे 1 बाय 1 फिट हो जाएंगे। और इस इंजन में जो लाइनर लगाए गए हैं ये वेट टाइप लाइनर हैं, हाई वेयर रेजिस्टेंट हैं तथा सेंट्रीफ्यूगली कास्ट आयरन से बने हुए हैं, जिनका बोर है 120 mm तथा इस इंजन का जो स्ट्रोक है वो 130 mm है। और ये इंजन का जो BHP है 396 यानी 396 BHP का है, जो कि 320 kVA अल्टरनेटर के साथ लगाया गया है। इसका कंप्रेशन रेशियो है 1:14.6। और इस इंजन का जो मॉडल है वो है TBD2V12। टी का मतलब है टर्बोचार्ज इंजन से, यानी इसमें 2 टर्बोचार्जर लगे हुए हैं जो कि कंबस्शन चैम्बर में जो रिक्वायर्ड एयर है उसको कंप्रेस करके कंबस्शन चैम्बर में फीड करते हैं। बी का मतलब है बिफोर कूलर से, जो हमारी टर्बोचार्जर की कंप्रेस और हॉट एयर है उसको ठंडा करके कंबस्शन चैम्बर में भेजा जाता है। यानी पहले ठंडा होता है फिर कंबस्शन चैम्बर में भेजा जाता है। आफ्टर कूलर लगाने से जो एयर का टेम्परेचर 100+ है उसको 50 डिग्री तक रिड्यूस कर दिया जाता है, जिसके कारण कंबस्शन चैम्बर में ज़्यादा क्वांटिटी एयर की आती है। एयर की ज़्यादा क्वांटिटी का मतलब ज़्यादा पावर। अगर सेम इंजन जो 12 सिलेंडर का है विदाउट टर्बो होता तो ये होता 170 kVA का। अगर इसमें टर्बोचार्जर लगा देते तो ये हो जाता है 250 kVA का, और इसमें आफ्टर कूलर लगाने से ये हो जाता है 300 kVA का, और इसमें एयर टू एयर आफ्टर कूलर लगाने से ये हो जाता है 320 kVA का। इसके मॉडल में आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है D2। डी का मतलब डीजल इंजन से है। D2 सीरीज है, D3 सीरीज आता है ग्रिप्स का, D4 सीरीज आता है, उसमें से ये D2 सीरीज का इंजन है। V का मतलब वी शेप में इंजन है, और नंबर ऑफ सिलेंडर इसके हैं वो 12 हैं। यानी वी शेप में इंजन होने के कारण 6 सिलेंडर ए बैंक में है और 6 सिलेंडर बी बैंक में है। जैसा कि ये इंजन जनसेट एप्लीकेशन पे लगा हुआ है तो इसका जो RPM है, रेटेड स्पीड है, वो 1500 है। 1500 RPM पे ये जो पावर प्रोड्यूस करता है ये करता है 396 BHP। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके पिस्टन रिंग क्लियरेंस के बारे में। जो इसका बट क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.25 से 0.75 mm, जिसकी सर्विस लिमिट रहती है 1.3 mm। और पिस्टन रिंग साइड क्लियरेंस जो रहता है वो रहता है 0.0152 टू 0.2 mm। दोस्तों वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, ओवरहॉलिंग का रिमेनिंग पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया है क्रैंक शाफ्ट का फिटमेंट, केम शाफ्ट का फिटमेंट तथा लाइनर फिटमेंट एंड पिस्टन रिंग फिटमेंट। अगले वीडियो में हम देखेंगे सिलेंडर हेड का फिटमेंट, गियर रेल का फिटमेंट तथा फ्यूल पंप टाइमिंग को कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।